हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में देखिए, सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में हम आपको बताते हैं कि मैट्रिक्स के जो सिंबल्स हैं वो A B C D से लिए जाते हैं। और इनके अंदर जो एंट्रीज होती है इस तरीके से, जैसे कि ये लिखा जाता है A11, A12, A13। ये अभी जो एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं वो 3x3 का दे रहे हैं। A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपके कहलाते हैं रो। जैसे कि ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। इसमें 3 रो है। ठीक, रो पहले लिखी जाती है, कॉलम बाद में लिखी जाती है। इसीलिए इसको, अब जैसे ये देखिए यहाँ पर कॉलम, ये जो पहला है ये C1 कॉलम, और ये आपका हो जाएगा C2 कॉलम, और ये आपका है C3 कॉलम। अगर हम इसको लिखते हैं तो इसको लिखेंगे 3x3, क्योंकि ये लिखा जाता है R×C में। यानी रो कितनी और कॉलम कितनी, RC याद रखिएगा, रो और कॉलम। अब जनरली अगर हम किसी मैट्रिक्स को लिखते हैं, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स एक आपने ए लिखी और उसको हम AIJ लिख रहे हैं और M×N लिख रहे हैं। AIJ का मतलब होता है कि ये जो इंट्रीज हैं इसकी, इनको जो डिनोट करते हैं वो AIJ से डिनोट करते हैं। अब जैसे यहां पर देखा जाए तो आई की वैल्यू कहां से कहां तक चल रही है, ऊपर के एग्जाम्पल की बात करें तो 1 से लेकर के 3 तक। और जे की वैल्यू भी अगर देखा जाए तो जे की वैल्यू भी 1 से लेकर के आपकी 3 तक है। ठीक है। और M×N यानी ये R नंबर ऑफ रो और ये कॉलम। तो याद रखिएगा AIJ जस्ट शोज द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि ए से डिनोट कर रहे हैं आप, और हमने ये एंट्री लिया 2, 3, 4, 6, -1, 2, ये ले लिया। ठीक है। अब आप बताएं इसमें कितने क्रॉस कितने किए, ध्यान दें। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है। ये एक R1 रो है और ये एक आपकी R2 रो है। तो रो हो गई 2, और कॉलम गिने तो एक कॉलम, दो कॉलम और 3, यानी ये 2×3 की हो गई। ठीक, तो रो है और 3 कॉलम है। अब अगर हम इसमें एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, मान लीजिए हमने कहा कि A11 -A23 +A31 की वैल्यू बताइए इस मैट्रिक्स के लिए, तो क्या निकाल पाएंगे? तो देखिए कैसे निकालेंगे। A11 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, जैसा कि हमने यहाँ बताया कि RC पढ़ते हैं, ये A11 यहां पर होगा। 1 1 क्या शो कर रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। यहां पर भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। ठीक, तो एलिमेंट कैसे पहचानते हैं इसके बारे में हम यहाँ बता रहे हैं। तो ये A11 की जो वैल्यू होगी, अगर देखा जाए तो ये होगी 2, 2 ले लेंगे यहां से, -A23 यानी कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो है और ये थर्ड कॉलम है, तो ये भी इस समय आ जाएगा, राइट। प्लस A31 यानी कि A31 तो इसमें है नहीं, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि 3×3 लिख रहे थे हम लोग। तो इसको मान लीजिए यहाँ पर 2 2 कर ले थोड़ी देर के लिए। सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है, तो यहां पर आ जाएगा सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। तो अगर देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू -1 आ जाएगी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा मैट्रिक्स के बारे में, कि मैट्रिक्स का प्रेजेंटेशन कैसे होता है और उसको रीड कैसे करते हैं। ये रीडिंग है, और उसके जो इनसाइड एलिमेंट्स हैं उनको कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो एक स्टेप तो ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं कि हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट, ये पहली मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, AIJ, और जनरली तो ये M×N होता है, यानी रो के नंबर्स और कॉलम के नंबर्स अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि FM=N हो जाए, यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए 2, 3, 4, 6, ये कितने क्रॉस कितने की है, 2×2, 2×2, 3×3, 4×4, जितना ही बनाना चाहे बना सकते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में आती हैं। ठीक, नंबर 2 में आते हैं हम लोग। इसके बाद आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है,
डायगोनल मैट्रिक्स एग्जांपल के तौर पे आप समझ लें, ज्यादा आसानी समझ में आ जाएगा, जिसमें केवल डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं, अपर और लोअर, वो जो है आपका जीरो हो जाता है। जैसे 2 0 0 0 6 0 0 0 -2, अगर ये ले लिया जाए, ठीक, तो ये आपके डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, केवल डायगोनल में ही एलिमेंट होते हैं, और इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। अब दूसरे में जाते हैं, तीसरे नंबर की स्केलर। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। पहले तो डिफिनीशन हो गई, इसके बाद मैट्रिक्स हो गई। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? स्केलर मैट्रिक्स एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, तो जो ये 2 6 -2 लिखा है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स लिखे, अगर ये तीनों नंबर सेम हो जाए, यानी मान लीजिए कि ये जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2 हो जाए, यानी तीनों नंबर प्रिंसिपल डायगोनल के सेम हो जाएं, और ये नंबर आपके जो है अपर, यानी लीडिंग जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर और नीचे क्या हो जाए, 0 0 हो जाए, तो इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो फर्क समझ में आया, डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, और स्केलर मैट्रिक्स में इक्वल है, ठीक। अब देखिए, इसी से बन जाती है हमारी एक और मैट्रिक्स, वो बनती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पढ़ा होगा आपने, या यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं उसको, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो ये 2 2 2 दिख रहा है आपको, या 5 5 5 या 6 6 6, कोई भी नंबर हो सकता था। इन जनरल हम लोग इसको लैम्डा 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 भी लिख देते हैं, कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो ये भी मिलेगा। अगर ये वैल्यू 1 हो जाए, 0 0 1 0 0 0 1 हो जाए, तो ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है, राइट। अच्छा, इनकी खास बात ये है कि ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, यानी 2 × 2 होगी या 3 × 3 होगी, इस तरह से हो जाएगी। तो ये चार टाइप की मैट्रिक्स आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब एक होती है अपर ट्रायंगुलर, एक होती है लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे कोई मैट्रिक्स आप एग्जांपल के तौर पर ले लें, इसमें क्या रहता है, जैसे 2 3 4 0 1 2 0 0 -1, ठीक है। तो इसमें आप ये देख रहे होंगे कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर के नॉन जीरो नंबर्स हैं, और लोअर साइड के सारे नंबर क्या हो गए हैं, जीरो हो गए, राइट। तो ये अपर ट्रायंगुलर, क्योंकि अपर साइड में एक ट्रायंगल बन रहा है नंबर्स का, नॉन जीरो नंबर्स का, इसलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। अब अगर इसी के अपोजिट में जाए आपकी, सर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो लोअर ट्रायंगुलर कैसे लिखेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, अगर यहां पर एग्जाम्पल एक लिया जाए, तो इसमें अपर साइड में जीरो हो जाएगा, जैसे 2 0 0 1 2 0 6 2 -1, एग्जाम्पल के तौर पे, राइट। तो ये सेक्शन आप देख रहे होंगे, यहां से यहां तक पूरा बना रहा है ट्रायंगल, जैसे यहां पर जो ट्रायंगल बना रहा था वो ये बना रहा था, तो ये अपर ट्रायंगल हो गया, ये लोअर ट्रायंगल, राइट। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी क्या होती है। इसके बाद हम आते हैं आपके पास सब मैट्रिक्स क्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स एक दी हुई है, सब मैट्रिक्स, इसके स्टडी मटेरियल भी मैं आपको दे दूंगा, वहां से भी आप पढ़ लेंगे। सब मैट्रिक्स, मान लीजिए कोई बड़ी सी मैट्रिक्स है, बड़ी का तात्पर्य है कि हायर ऑर्डर की है, जैसे मान लीजिए 2 3 4 6 2 1 0 2 1, ये कितने ऑर्डर की है, 3 × 3 की है, 3 × 3 की। तो इससे कुछ एलिमेंट्स लेकर के, यानी कुछ रो कुछ कॉलम लेकर के आप अपनी सब मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक तैयार कर ली हमने A1 एग्जाम्पल के तौर पे, आपने कहा कि हम इतना हिस्सा लेंगे केवल इसका, यानी कि 2 6 3 2 लिया, तो ये A1 जो है बेसिकली देखा जाए तो ये सबसेट ही तो हुआ ए का। सबसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना समझें इसको आप, क्योंकि सबसेट में तो एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन देखा जाए तो उसका पार्ट ही तो है A1। अगर इसी तरीके से बनाना चाहें कि हमें एक A2 बनानी है, सपोज करिए आपने ये A2 बना लिया, तो A2, अब जैसे A2 बनाई आपने, मान लीजिए ये 2 है, ये 6 है, ये 0 है, ये भी बन सकती है आपके पास 2 6 0।
ये भी सब मैट्रिक्स है क्योंकि ये कॉलम इसी से तो आपने विड्रॉ की है। हाँ लेकिन अगर ऐसे बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगी, देखिए गलत वाली बना देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ 2 लिखा, अब इसका 2 उठा करके ऊपर कर लिया, इसका 0 उठा करके ऊपर कर दिया, इसका 3 ले आकर के नीचे कर दिया, ठीक है। तो ये कहीं मैच नहीं कर रही है, यानी कि किसी भी तरह से अगर सेक्शन निकाला जाए, पार्टीशन किया जाए जिसे कहते हैं, अगर पार्टीशन करेंगे तो ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो ये सब मैट्रिक्स नहीं है पार्टीशन करने पर, ठीक है। तो ये आपकी सब मैट्रिक्स हो जाएगी। एक होती है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास हैं ए और बी, जैसे मान लीजिए कि ए इक्वल टू आपके पास ए आई जे है एम क्रॉस एन, और एक आपके पास बी मैट्रिक्स है बी आई जे, मान लीजिए पी क्रॉस क्यू की, थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया पी क्रॉस क्यू। तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, यानी इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स कब होंगी, जब ए इक्वल टू बी हो जाए। और दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, यानी जब इसका एम और इसका पी बराबर हो जाए, यानी जितने ऑर्डर की ये है, जैसे 2 क्रॉस 3 है तो ये भी 2 क्रॉस 3 की होनी चाहिए, और एन इज इक्वल टू क्यू हो जाए, यानी दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो वो इक्वल मैट्रिक्स का है। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया हो। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप में से, बताइए, पूछ सकते हैं, तनु आप भी पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन, कोई भी चीज ऐसी जो ना समझ में आई हमने बताई, उसमें कोई क्रॉस क्वेश्चन आप पूछना चाहें पूछ लीजिए हमसे भी। अभी हमने आपको 8 तरह की मैट्रिक्स बता दी है, रिकॉर्डिंग मिलेगी उसमें, आप रिवाइज भी कर सकते हैं इसको, या कोई क्वेश्चन करंटली पूछना हो रियल टाइम में तो पूछ लीजिए। पूछना है नहीं, चलिए अच्छा आगे नो चलते सर। हैं। एक बेसिक नॉलेज आपको दिया मैंने मैट्रिक्स के बारे में, ठीक। अच्छा एक और होती है रो मैट्रिक्स। क्या होती है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, जैसे 1 4 6 2, ये रो मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है ये, यू कॉल इट दैट रो मैट्रिक्स, ठीक, दिस इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स, अंडरस्टूड। रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो रो है वो एक होगी, कॉलम आपकी कुछ भी हो सकती है, मतलब 2 हो जाए 3 हो जाए 4 हो जाए, तो इससे कोई मैटर नहीं करता, ये रो मैट्रिक्स। एक आती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, कॉलम मैट्रिक्स नाम से ही समझ गए होंगे आप, कि जैसे कोई मैट्रिक्स ऐसी हो कि जिसमें केवल एक कॉलम हो तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहें, ठीक है। जैसे 1 4 2 0, इसमें एक कॉलम होती है, इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। तो ये कॉलम हो गई, यानी इसमें रो कितनी है 4 और कॉलम कितनी है 1, तो ये कॉलम है। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको कि रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम। देखिए 10 तरह के पॉइंट हमने आपको बता दिए एक मैट्रिक्स के अंदर, कौन कौन से फिर से एक बार देखना चाहे देख ले आप, ठीक। शुरुआत हमने कहाँ से करी थी आपकी, एक मैट्रिक्स के बारे में बता दिया था पहले कि मैट्रिक्स क्या है, फिर डायगोनल मैट्रिक्स आई, स्केलर मैट्रिक्स आई, यूनिट मैट्रिक्स आई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई आपकी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, फिर लोअर ट्रायंगुलर के बाद आपके पास सब मैट्रिक्स आ गई। सब मैट्रिक्स को आपने एग्जांपल से देखा कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसमें से अगर कोई हम पार्ट निकालते हैं तो सब मैट्रिक्स बनेगी, अदरवाइज नहीं भी बन सकती है अगर आप इस तरह से लेंगे। और अगर दो मैट्रिक्स इक्वल करनी है, इक्वल मैट्रिक्स के बारे में, तो उनका ऑर्डर और स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, रो और कॉलम भी समझ में आ गया, ठीक। ये जो आपका सिलेबस है वो हमने ग्रुप में दे दिया है, तो वहां पर देखिएगा सबसे पहला टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ द मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा टॉपिक उठाया उन्होंने थ्योरी पार्ट में से, इन्हीं में से क्वेश्चंस बनेंगे एमसीक्यू के, जो थ्योरी पार्ट लिया है वो है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। यानी अगर हम कोई मैट्रिक्स का सेट लेते हैं, मान लीजिए जैसे ये एम हमने बनाया और यहाँ पर मैट्रिसेस रख लिया ए बी सी डी, इस तरह से मैट्रिक्स रखते चले गए। अब ये देखना है कि ये जो मैट्रिक्स का सेट है ना वो एक ही काइंड का हो। वैसे सेट का मतलब हुआ कि इनफाइनाइट मैट्रिक्स इसके अंदर आ जाएंगी, कितनी आएंगी इनफाइनाइट, लेकिन एक ही टाइप की होनी चाहिए। जैसे ये 2 क्रॉस 2 है तो 2 क्रॉस 2 ये भी हो, 2 क्रॉस 2 भी ये भी हो, सभी 2 क्रॉस 2 की हो, ध्यान रखिएगा, तभी ऑपरेशन हम अप्लाई कर पाए। जैसे नंबर्स पे हम अप्लाई करते हैं कि 2 + 3 कितना हो जाता है 5, एक नंबर आता है ना। इस प्लस के साइन के भी कई नाम होते हैं, जैसे ये नंबर्स का एडिशन है, अभी आप पढ़ेंगे मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता, नंबर सिस्टम में डिवीजन होता है कि 2/3 कर दिया तो एक रेशनल नंबर हमारा आ जाएगा, लेकिन इसमें
नहीं होता है। तो अगर हम चाहें तो दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। अगर हम दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, लेकिन एक शर्त होती है कि दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए और सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर ये 2x3 की है तो ये भी 2x3 की होगी, अदरवाइज ऐड नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ एक नई मैट्रिक्स आएगी सी, और ये सी मैट्रिक्स भी एम में बिलोंग कर जाएगी। दैट्स क्लोजर एक्सियम इज सेटिस्फाइड। इसको क्लोजर एक्सियम भी कहा जाता है, इसको बाइनरी ऑपरेशन भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर लेते हैं कि दो मैट्रिक्स हैं, उनको घटाया जाए तो भी एक नई मैट्रिक्स डी मिल जाएगी, और वो भी इसी एम में बिलोंग कर जाएगी। ठीक है। तो यानी एडिशन का जो है वो, अब इसमें एक कंडीशन होती है, इस वाले में, इसमें क्लोजर एक्सियम कभी सेटिस्फाई होता है कभी नहीं होता है। ये डिपेंड करेगा कि इसके इंट्रीज कैसे। मान लीजिए नेचुरल नंबर की इंट्रीज है और आपने यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, तो ये वाला कंडीशनल होता है। क्या रहेगा? कंडीशनल रहेगा। ठीक है, इसको चेक करना पड़ेगा हमें। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन ये ऑलवेज ट्रू रहेगा। आपका एडिशन इज बाइनरी हो जाएगा। तो ये दो मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो मैट्रिक्स आएगी, घटाएंगे तो भी मैट्रिक्स आई जाएगी। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अगर दो मल्टीप्लाई की जाए मैट्रिक्स तो एक मैट्रिक्स आपकी आ जाएगी। ठीक, अभी हम बताते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। पहले एडिशन के बारे में बता दें कि एडिशन कंफर्टेबल कब होता है। देखिए, अगर आपने एक मैट्रिक्स लिया ए, ये ली 2 3 4 6 2 1। ठीक है, ऐसे क्रिएट करते हैं क्वेश्चन। बी इक्वल टू हमने ले लिया आपका 1 2 3 4 1 0। एक मैट्रिक्स हमने यहाँ पर सी ले लिया। क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं फॉर द डिस्कशन, कि समझ में आ जाए कंसेप्ट आपको। और यहाँ पर हमने आपका ले लिया, मान लीजिए कि 2 0 1 5 -1 0। ठीक, अब हम यहाँ कुछ सवाल करेंगे आपसे और जवाब भी हम ही दे देंगे, बताएंगे इस चीज को। देखिए, अगर हम पहला पूछें कि a प्लस बी क्या निकलेगा, पॉसिबल है? a प्लस बी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये कितने रो की है? 2 रो और 3 कॉलम। इसमें कितने हैं? इसमें 3 रो और 2 कॉलम, और इसमें भी 2 रो और 3 कॉलम है। ठीक है, 2 रो एंड 3 कॉलम। क्लियर? अब अगर हम a प्लस बी करेंगे, यानी इसको इससे जोड़ेंगे, तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये ऑर्डर दोनों का सेम नहीं है। अगर हम दूसरी बात पूछें आपसे यहाँ थोड़ी देर के लिए कि भाई हम b प्लस सी करना चाहते हैं या b माइनस सी करना चाहते हैं, तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3x2 है, वो 2x3, ये भी नहीं पॉसिबल है। तो किसमें पॉसिबल है? अगर हम ये बात करें, अगर हम देखें तो a प्लस सी किया जाए तो हाँ निकल आएगा। क्यों? क्योंकि a प्लस सी, ये 2x3, और ये भी आपका कैसा है? 2x3 है, इसलिए ये पॉसिबल है। आई थिंक ये भी समझ में आ गया। किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है, बताइए, पूछना है? ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग, इसी तरह सब्सट्रैक्शन भी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखें, ना तो एडिशन पॉसिबल है, ना सब्सट्रैक्शन है, ना एडिशन ना सब्सट्रैक्शन, इसमें दोनों पॉसिबल है। ठीक, एक रिजल्ट आएगा विच विल बी द मैट्रिक्स। अब आते हैं हम लोग आगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है, और वो ए आई जे, उसकी इंट्रीज जो है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द ए आई जे, और इसका ऑर्डर आपके पास एम क्रॉस एन है। ठीक है, और ये बी मैट्रिक्स है जिसका नोटेशन हम ले रहे हैं पी आई जे, और पी क्रॉस क्यू लिया है। अब हम मान लीजिए मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ए और बी को, तो व्हाट इज द कंडीशन? क्या कंडीशन होगी? तो ध्यान दें, कंडीशन क्या है कि ये जो रो है एम, और कॉलम इसका ये आर है, और ये सी है कॉलम। यहां पर देखें तो इसका ये रो है और ये आपका कॉलम है। ठीक, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों, यानी इसका कॉलम और दूसरे वाले का रो आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, तभी ये कंफर्टेबल होता है। तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता, नहीं तो होता नहीं है। ठीक है, फेल कर जाएगा। कंफर्टेबल का मतलब होता है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो पाना। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए आपने ये मैट्रिक्स ली, 2 3 1 5 6 2 0 -1 1। एक हमने बड़ी मैट्रिक्स ली है कि एक ही बार में आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आ जाए। ये पढ़ा हुआ है, रिवीजन है आपका बस। बी, बी की वैल्यू आ रही है 2 1 2 1 0 1, ऐसे कर लिया हमने। ठीक है, एक सी मैट्रिक्स हम और लेने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम 0 1 5 0
2 1 ले रहे हैं। ठीक, मतलब हम क्रॉस क्वेश्चन भी करते चल रहे हैं कि किसमें पॉसिबल है किसमें नहीं। तो क्या ए बी पॉसिबल है, पहला सवाल, क्या ए बी निकल सकता है? दूसरा सवाल, क्या ए सी निकल सकता है? कैलकुलेट हो जाएगा। क्या हमारा बी सी कैलकुलेट हो जाएगा? बताइए, बी सी। तो देखिए ए बी हो पाएगा, पहले चेक कर लें। ये क्या है? ये तो 3 क्रॉस 3 है। ये कितना है? 3 क्रॉस 3 है। और ये देखें तो 3 क्रॉस 2 है। 3 रो है, 2 कॉलम है। इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब क्या करना है कि चेक करना है क्या पॉसिबल, ए बी पॉसिबल है। ए यहां पर 3 है, बी यानी यहां पर भी 3 है आपका। ठीक, तो ये पॉसिबल हो जाएगा। अभी करके देखेंगे हम लोग। एसी पॉसिबल नहीं होगा, ये 3 है और यहाँ पर ये 2 है, इसलिए नहीं होगा, बराबर नहीं है। इसके कॉलम उसके रो के बराबर होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर आइए बीसी पे, बीसी पॉसिबल हो जाएगा। तो यानी ए बी भी पॉसिबल है और बीसी भी पॉसिबल है। अब बात ये आती है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एक एग्जांपल देके हम आपको समझा दे रहे हैं, फिर आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे। मान लीजिए ए बी करना है, इसी को पूरा समझा देते हैं कि ए बी निकाल लेंगे कैसे आप। ठीक, तो ए बी निकालने के लिए पहले हम ये वाली रो यानी फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, अच्छा एक खास बात और है कि जो आपका रह जाएगा, यदि ये ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉसिबल है, तो ये 3 और ये 2 जो रह गया है वो इसका ऑर्डर आएगा। जो मैट्रिक्स अब बनेगी वो ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 2 का। ठीक, ये जो नंबर आप देख रहे हैं 3 और ये नंबर जो देख रहे हैं 2, इतने ऑर्डर की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हमारी जनरेट होगी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर के। कैसे? अब ये जो रो है और ये कॉलम है, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा जाकर के। राइट, तो ये बनेगा 2 × 2 प्लस, अब ये प्लस करते जाएंगे, पहली रो और पहले कॉलम का मल्टीप्लाई है। 3 × 2, ये 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और प्लस 1 × 0। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा अभी इसमें क्या थोड़ा बड़ा बनेगा ना, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिलीट कर दिया उसको। तो ये भी आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम किया। अभी यहां पर क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम करेंगे। तो यानी 2 × 1, 2 × 1 और 3 × 1 आ जाएगा, प्लस 3 × 1, यानी ये वाला नंबर फिर यहां से मल्टीप्लाई होगा सेकंड। ये थर्ड वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 × 1 हो जाएगा। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए 2 कॉलम बन रही, 3 रो बनेंगी आपकी और 2 कॉलम बनेंगे, 2 ही कॉलम बन रहे। ठीक है, चलो देखिए इस चीज को आगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड से, यानी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। यहां पर आएगा आपके पास 5 × 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 प्लस 6 को भी 2 से करेंगे, 6 × 2, फिर आगे बढ़े 2 को 0 से करेंगे, 2 × 0। ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसके बाद हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम लेंगे, यानी कि 5 × 1, 5 को 1 से करेंगे, 6 को फिर 1 से करेंगे, 6 × 1, और फिर 2 को 1 से करेंगे, यानी यहां पर आ जाएगा 2 × 1। क्लियर? इसके बाद क्या करेंगे, अभी एक और बाकी है R3 को फिर C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहां पर क्या आएगा 0 × 2 प्लस 0 × 2 हुआ -1 × 2, यानी -1 × 2 प्लस 1 × 0, ये 1 और ये 0 मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? इसके बाद अभी हमारा थर्ड रो और सेकंड कॉलम, यानी 0 × 1 प्लस -1 × 1 प्लस 1 × 1 आएगा। अब इनको आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब इन्हें पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो आंसर। अच्छा अब एक बात देखिए, थोड़ा एक कंसेप्ट और बता दें, ध्यान दो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग। ये जो हमने निकाला है रिजल्ट ना, वो आखिर यहाँ पर किसका प्रोडक्ट है देखा जाए तो, ये प्रोडक्ट किसका है? ये आपके पास R1 और C1 का है। R1 C1 समझ रहे हैं? मतलब पहली का रो और पहले का C1। और यहां पर आपके पास ये फार्मूला बना सकते हैं शॉर्टकट के लिए, R1 C2 है
बात समझ में आई? यानी हम फर्स्ट रो को C1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ एलिमेंट रखते हैं, R1 को मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो यहाँ रखते हैं। अगर 3 होता तो R1 को हम लोग मल्टीप्लाई करके R1C3 लिख रहे होते। क्लियर? ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में फॉर्मूला है। और अगर हम इसको देखें तो हमने R2 को C1 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ का एलिमेंट जो है R2 और C1। अब देखिए ये सेकंड रो है, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम इसकी भी ली गई है, दूसरे वाले की। इसी तरीके से ये R2 ली और ये सेकंड लिया, तो यानी कि R2 और C2, और जनरेट भी कर रहा है ये R2C2 अगर आपका देखा जाए। ठीक, इसी तरीके से यहां पर क्या हुआ, ये R3C1 आ रहा है, यानी थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, याद करने के लिए भी, और थर्ड रो को आपने यहां पर सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई किया, तो जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगी। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 0, यहाँ हो गया आपके पास 10, यहाँ पर हो गया 12, यहाँ पर हो गया आपके पास 0, ये हो गया 0, ये हो गया -2 प्लस ये 0 हो गया। इसी तरीके से यहाँ 2 प्लस 3 प्लस 1, 5 प्लस 6 प्लस 2, 0 -1 प्लस 1, ये आ गया। ठीक, अब अगर आप इसको जोड़ देते हैं, मान लीजिए जैसे इसको ऐड करेंगे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 10, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 22, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -2, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5 6 आ जाएगा, यानी 6 आ जाएगा, यहाँ पर 11 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये कोई मैट्रिक्स सी मान सकते हैं, थोड़ी देर के लिए से कह दीजिए आप, तो यही आपका जो है आंसर है। बात समझ में आ रही? कुछ पूछना है आप में से किसी को? एनी क्वेश्चन? तनु आपको पूछना है कुछ? समझ में आया? चलो ठीक है। तो अभी आपने ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स में ये सीख लिया। अब इसके बाद एक टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, फिर इनकी प्रॉपर्टीज बताएंगे, कुछ पॉइंट्स भी आपको लिखा देंगे, डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं, फिर एमसीक्यू करेंगे इसके ऊपर। तो ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है आपके पास, ठीक, और उसमें 2 3 4 6 0 1, क्लियर, इसमें 2 रो ली है मैंने और 3 कॉलम्स ली हैं, यानी क्या किया गया है बेसिकली, अगर देखा रो और कॉलम को जब हम इंटरचेंज कर देते हैं तो वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आती है। ट्रांसपोज 8T लिखा जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे बुक्स में 8 डैश लिखा जाने लगा है, क्लियर, ए डैश कर लेते हैं, वैसे तो 80 होता है। तो जब हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देते हैं, यानी जो ये पहली रो है वो पहली कॉलम बन जाएगी, 2 3 4, और दूसरी रो जो है दूसरी कॉलम बन जाएगी 6 0। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज। इसको आप बी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और यू कैन राइट बी मैट्रिक्स, क्योंकि ये नई मैट्रिक्स आ गई हमारी। बी मैट्रिक्स जो हमारी बनी, इसको हम लिख सकते हैं, और आपका 2 6 3 0 4 1, ये बन जाता है, ठीक। और बी है क्या, बी इज इक्वल टू ए डैश, यदि बी जो है उसका ट्रांसपोज। तो जब रो और कॉलम का इंटरचेंज कर देंगे तो हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकल आएगा, ठीक। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कुछ पूछना है इसमें से? नहीं पूछना है? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम। देखिए ध्यान से अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपके यहाँ ज्यादा से ज्यादा, ध्यान दीजिए कैसे। अभी बेसिक प्रॉपर्टी बता रहे हैं, फिर स्पेशल प्रॉपर्टीज पे काम करेंगे इसके ऊपर हम लोग। जैसे अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, ठीक, और उनका ट्रांसपोज लिया जाए, यानी जोड़ करके ट्रांसपोज लें या घटा करके ट्रांसपोज लें, तो एक सिंगल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये ए डैश प्लस माइनस बी डैश, मतलब जब प्लस यूज करेंगे तो दोनों तरफ प्लस यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे तो दोनों तरफ माइनस यूज करेंगे, तो ये आपस में बराबर होता है, ठीक। चाहे जोड़ करके ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज ले करके जोड़ दें, रिजल्ट एक ही आना है, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से ये तो दो इसने कवर कर लिया, डिवीजन होता नहीं है मैट्रिक्स में। अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें, मतलब जैसे ए बी और उसका ट्रांसपोज लें, मल्टीप्लाई करके जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज लिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वो हमारा
बी डैश ए डैश के बराबर हो जाएगा, बी डैश ए डैश के। ठीक, रिवर्सल लॉ कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? रिवर्सल लॉ कहलाता है। ठीक, ये रिवर्सल लॉ हो जाए। समझ में आ गई बात? इसके बाद एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर कोई नंबर के है और मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दिया जाए और तब ट्रांसपोज लिया जाए उसका, के ए डैश, के यहाँ पर स्केलर है, के यहाँ पर क्या है, के इज ए नंबर जिसे कहते हैं, नंबर यानी स्केलर हो गया, जैसे 2a लिख दिया, 3a मैट्रिक्स कर लिया, इस टाइप से। तो इस स्केलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल ये ट्रांसपोज इसका होगा ए का। क्लियर हो गया? तो ये प्रॉपर्टीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, क्लियर यहां तक की। अब इसके बाद आता है सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक, और चार तरह की स्पेशल मैट्रिक्स भी आपकी आती है। ठीक है, पहले सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बता दे, फिर आपको स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स भी बता दे। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास, कोई एक ए मैट्रिक्स है, मान लीजिए इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये खास बात ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी भी है कि हमारी ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब क्या हो जाए, एंड अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए डैश ट्रांसपोज लिया और उसी के बराबर आ गया आपका, ए डैश इज इक्वल टू ए, राइट, ए डैश इज इक्वल टू ए, ट्रांसपोज लेने पर वापस वही मैट्रिक्स मिल गई, देन ए इज कॉल्ड, देन ए इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आई? फिर इसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, कोई बना लेते हैं, एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए ले लिया जाए। ठीक है, हमने लिया 2 6 -2, 6 -1। अब हमने यहाँ ले लिया मान लीजिए 4, यहाँ लिया -2, यहाँ लिया 4, यहाँ लिया आपने 0। ठीक है, अब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लीजिए जरा एक बार। ये मैट्रिक्स है, हमने एग्जाम्पल के तौर पर ली। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ए डैश आ जाएगा। जब इसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो रो कॉलम में कर देंगे और कॉलम को रो में कर देंगे। ठीक, जैसे ये आपके पास क्या है, ये रो है, तो ये कॉलम में बदल जाएगी, यानी 2 6 और -2। इस रो को हम बदल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, R1 को वर्टिकली लिख दिया, R2 को, R2 उठा लीजिए और R2 को हम कॉलम में लिख रहे हैं, 6 -1 एंड 4। फिर हम R3 को, यानी जो R3 है, यानी -2 4 और 0 लिख रहे हैं। क्लियर? इस R3 को कॉलम में लिख दिया। लिखने के बाद हमने इसको देखा, ए को देखा और ए डैश को देखा, क्या कोई फर्क है दोनों में? कोई फर्क नहीं है। ये तो इक्वल टू ए आ गया, आया कि नहीं आया? यानी ये इंप्लाई कर रहा है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स और जो गिवन मैट्रिक्स है दोनों सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक खास बात का पता लगा लेते हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। अगर आप ऑब्जर्व करें, इसको ध्यान से देखें, तो एक चीज आप पाएंगे, इसके जो लीडिंग डायगोनल है ना, ये वाला, दिस इज द लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल लिख सकते हैं, इसको चाहे तो लिख लीजिए कहीं पर, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक, अब जो प्रिंसिपल डायगोनल है आपका, उसके अबाउट इसमें सिमिट्री है, ध्यान दीजिए। सिमिट्री माने ये देखो 6 4 है, ये भी 6 4 है। ठीक, अगर आप इसमें देखें, ये -2 है इसके बगल में, तो -2 यहां पर भी है। तो 6 4 6 4 6 4 -2 -2 है कि नहीं? तो अगर किसी मैट्रिक्स में प्रिंसिपल
डायगोनल के अबाउट सिमेट्री है तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक होती है। करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, बस केवल आप देख करके बता देंगे। पहले डायगोनल देखा और उसके नीचे ट्रायंगल देख लो, ऊपर ट्रायंगल, ट्रायंगल भी कह सकते हो। ये जो ट्रायंगल बन रहा है हमारे नंबर्स का, वो क्या बन रहा है 6, ये देखिए 6 - 2 4। और ये वाला ट्रायंगल भी देखिए हमारा 6 - 2 4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये लीडिंग डायगोनल के अबाउट। क्लियर हो गया? तो ये डायगोनल लीजिए, फिर इसके अबाउट में आप, हाँ, मेन आप इसमें ये लिख लें कि प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट इसमें सिमेट्री होती है। तो ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अगर मान लीजिए कोई आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ए इज गिवन मैट्रिक्स, ठीक है, ए इज गिवन मैट्रिक्स, ऐसा हो जाए कि इसका ट्रांसपोज लें और ये मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाए, नहीं ए के बराबर नहीं, माइनस ए के बराबर, यानी निगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए। क्लियर हुआ? इफ एनी मैट्रिक्स, और ये कैसी होनी चाहिए? गिवन मैट्रिक्स, और ये स्क्वायर्ड मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्योंकि ये बात ध्यान रखनी है आपको कि आपकी जितनी भी मैट्रिक्स इसमें सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक में है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही ली जाएंगी, क्योंकि तभी उनका ट्रांसपोज लेकर के आप इक्वाइट कर पाएंगे। अगर स्क्वायर नहीं होगी, मान लीजिए 2x3 की होगी, और ट्रांसपोज तो ले सकते हैं खैर 2x3 का, लेकिन तब वो पलट करके 3x2 हो जाएगी। जैसे 2 रो है और 3 कॉलम है, तो जब ट्रांसपोज लेंगे आप, तो जो 3 कॉलम थी वो 3 रो बन जाएंगी, इसलिए स्क्वायर होना जरूरी है। अब इसमें भी एक खास बात होती है, पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल इसका ये है कि मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स ली, इसमें लिया जाता है 0, एक्चुअली में 0 2 4, यहाँ -2 0, यहाँ पर मान लीजिए आपने लिया 3, ठीक है, यहाँ लिया -4, यहाँ लिया -3 और यहाँ लिया आपने 0। ठीक, तो ध्यान देंगे हमने ऐसा क्यों लिया एग्जाम्पल। हमने एग्जाम्पल इसलिए ऐसा लिया कि अगर हम इसका प्रिंसिपल डायगोनल देखें, ये वाला, या रुक जाइए, पहले हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, ठीक है, बाद में प्रिंसिपल डायगोनल देखेंगे, दैट इज अ प्रॉपर्टी, रुके रहिए उसके लिए। अब एक काम करते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। चलिए ट्रांसपोज लिया, फिर अभी वो वाली बात भी करेंगे। ट्रांसपोज लिया, तो जो पहली रो है ये R1, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप? 0 2 4, वो शॉर्टकट होगा जो ऑब्जर्व करेंगे। 0 2 4, और दूसरी वाली रो जो हमारी है R2, इसको जब आपने लिया तो ये -2 0 और 3 हो गया, ध्यान देंगे। और जो हमारे पास R3 है, इसको जब आप लिखेंगे तो -4 -3 और 0 हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। ठीक, हमने ये ट्रांसपोज ले लिया। अब इसमें थोड़ा सा कुछ करते हैं, मतलब क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। हमने इसमें माइनस कॉमन ले लिया। ठीक, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो पूरे, कॉमन का तरीका पता होगा आपको। कॉमन क्या होता है कि सारे एलिमेंट से लिया जाता है, ये 12th क्लास में पढ़ाया गया है। ठीक है, पूरा सबसे लेते हैं हम लोग, ये तो डिग्री की आप पढ़ रहे हैं इस समय मैट्रिक्स यहाँ पर। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक, ओवरऑल माइनस सबसे निकल के बाहर आ जाएगा, 0 से क्या निकलना। ठीक, और यहाँ देखिए 2 के अंदर 2 माइनस होते हैं, पता है, प्लस के अंदर 2 माइनस होते हैं मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। जैसे 2 लिखा है तो आप लिख सकते हैं इसको माइनस -2, या ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू 2, तो एक माइनस बाहर चला जाएगा तो एक माइनस छूट जाएगा, यानी यहाँ -2 आ जाएगा। ठीक, ये 0 आ जाएगा, ये आपके पास 3 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर -4 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और क्या, माइनस लेने के बाद पहला काम ट्रांसपोज लिया, दूसरा आपने क्या किया, माइनस कॉमन लिया। तो क्या ये ए मैट्रिक्स जो आपको गिवन है, क्या वही मैट्रिक्स निकल करके आ रही है? क्या ये -a के बराबर है? ऑब्जर्व करें इसको, मेन ऑब्जर्वेशन है, हाँ ये बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, सो इट इज कॉल्ड द स्कियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स। सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्कियोसिमेट्रिक। ठीक, ये जो है आपकी स्कियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है,
अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन डेवलप करते हैं हम लोग, जब प्रैक्टिस किया है तो उसको समझते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। ये जो डायगोनल है ना, ये जीरो रहता है। सबसे बात जो इंपॉर्टेंट है कि ईच डायगोनल एलिमेंट ऑफ इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। अगर ये जीरो नहीं होगा तो फिर ये सिस्टम ही नहीं बन पाएगा आपका। समझ में आई बात? तो आप इस बात को नोटिस कर लें। और ये निगेटिव रहता है, मतलब ये देख रहे 2 है तो ये -2 है, ये 4 है तो ये -4 है, ये 3 है तो ये -3 आ रहा है यहाँ पर। ठीक। तो ईच डायगोनल एलिमेंट या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज जीरो इन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आप कॉपी पे लिख लीजिए, बार बार हम बोल रहे हैं, इसको लिख लीजिए कि इन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी जीरो। डायगोनल एलिमेंट हमारे जीरो होते हैं, ये प्रॉपर्टी है, इसको आप याद करके रखेंगे। तो आई थिंक आपको आज के लेक्चर में भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया। इसकी सिमेट्रिक है, उससे पहले आपने डिफिनीशन पढ़ी, पूरा अगर लेक्चर देखे तो काफी कुछ कर लिया है। इसमें एक पॉइंट हम आपको और बता देते हैं, ठीक है? वो हमारा है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है? जैसे आपने कोई मैट्रिक्स ये देखा, ए बराबर ए डैश, ये प्रॉपर्टी थी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स हमारे ए है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। तो आप इसका क्या करेंगे, ए डैश और ए का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। एंड ए डैश इज इक्वल टू आई अगर आ जाए, यानी उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और आपको यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। इसे ऐसे प्रॉपर्टी भी याद कर सकते हैं आप। ए डैश है यहाँ पर, ये जो लिखा है ये ए डैश है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका ए डैश है, ए डैश ए इज इक्वल टू। और इन मैट्रिक्स की एक खास बात भी होती है, जो कि प्रॉपर्टी है। वो क्या प्रॉपर्टी है कि अगर इनका डिटर्मिनेंट लें तो इसकी वैल्यू ±1 ही आती है। एक पॉइंट ये भी नोट कर लें, इन्हें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मैग्नीट्यूड कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज +1 और -1। सो मैट्रिक्स जो है, सो मैट्रिक्स इज कॉल्ड, तो इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? यूनी मॉडुलर मैट्रिक्स। इनको हम लोग यूनी मॉडुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, जो हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक। समझ में आ गई बात? आप में से किसी को भी कोई ऐसा क्रॉस क्वेश्चन करना हो, पूछना हो, या कहीं ऐसा हो ना समझ में आया हो, दोबारा हम रिपीट कर दे। आ गया समझ में? ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतने ही रखते हैं, और कल के लेक्चर में कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स भी बताएंगे, फिर आपको इनवर्स निकालना है बताएंगे, ठीक। थैंक यू सो मच।